हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि में क्या संबंध है। साथ ही इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ में जो भी थ्योरीज दी गई हैं वो भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में इंटरनेशनल लॉ के नोट्स ले सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको समझने से पहले ये समझो कि स्टेट लॉ, जिसको हम म्युनिसिपल लॉ के नाम से भी जानते हैं, और इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि, दोनों का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट लॉ की, जिसे हम म्युनिसिपल लॉ या फिर हम स्टेट लॉ भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे राज्य कानून या राज्य विधि। तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो है वो हमको लिखनी होती है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है। साथ ही इससे रिलेटेड जो थ्योरीज होती हैं वो भी हमें लिखनी होती हैं। तो थ्योरीज को समझने से पहले ये समझो कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो, जो हमारा स्टेट लॉ होता है ये एक ऐसा लॉ होता है जो किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, किसी स्टेट के अंदर जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक, इसको हम घरेलू कानून के नाम से भी जान सकते हैं। जैसे हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं, जैसे हमारे देश में मान लो आईपीसी था, अब तो खैर बीएनएस में चेंज हो गया है आईपीसी, या हमारे यहाँ पे सीआरपीसी था, वो भी अब आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज हो चुका है। या जैसे हमारे यहाँ पे एविडेंस लॉ है या सीपीसी है, तो ये क्या है, ये हमारे इंडिया का लॉ है। इसी तरीके से हर कंट्री में अपना अलग अलग लॉ होता है। तो एक ऐसा लॉ जो किसी भी देश के, किसी भी स्टेट के अंदर केवल उसी के मैटर्स को देखता है, उसी के मैटर्स को कंट्रोल करता है, वो कहलाता है म्युनिसिपल लॉ या स्टेट लॉ। लेकिन जो आपका इंटरनेशनल लॉ होता है ये इंटरनेशनली लेवल पर होता है, और ये नियमों और सिद्धांतों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कई सारे स्टेट्स के बीच में या कई सारे नेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको रेगुलेट करता है। उनके बीच में जो भी संबंध होते हैं, जो भी उनके बीच में एक तरीके से क्रियाएं होती हैं, जो भी उनकी रिलेशनशिप होती है, जो भी उनके आपस में बाउंडेशंस या कुछ भी राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस होती हैं, उन सबको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लॉ। तो दोनों में ये फ़र्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हम इन दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ थ्योरीज़ लिखनी पड़ती हैं। तो जो थ्योरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं वो देख लेते हैं। इसमें है आपका सबसे पहली थ्योरी एकत्ववाद, जिसको हम मोनिज्म के नाम से जानते हैं। सेकंड आती है द्वैतवाद यानी डुअलिज्म की थ्योरी। थर्ड है विशिष्ट दत्तक सिद्धांत या विशिष्ट ग्रहणीकरण सिद्धांत, जिसे हम स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं। फोर्थ है रूपांतरणवाद या परिवर्तन थ्योरी भी कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से। और नेक्स्ट आता है समर्पणवाद यानी कि डेलीगेशन थ्योरी। तो ये सारी जो थ्योरीज हैं इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ के रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टेट लॉ और जो आपका इंटरनेशनल लॉ है, स्टेट लॉ को तो हम म्युनिसिपल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें दो थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो डुअलिज्म और दूसरा आपका मोनिज्म। उसमें से एक थ्योरी हम पहले डिस्कस करेंगे, मोनिज्म की थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग इसके समर्थकों में कैल्सन, राइट और डिग्विट, ये तीन जो हैं ये इसके समर्थक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस थ्योरी का ऐसा मानना है कि जो भी लॉज होते हैं, जितने भी लॉज होते हैं, वो सब अपने सिंगल लीगल सिस्टम में ही होते हैं, यानी कि घरेलू विधिक व्यवस्था में होते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर भी कह सकते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से दोनों ही लॉज, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ या स्टेट लॉ, ये दोनों ही मानव समुदाय यानी कि ह्यूमन कम्युनिटी की आवश्यकताएं हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, और उनको पूरा करने वाली यूनिवर्सल लीगल सिस्टम यानी कि जो हमारी सार्वभौमिक विधिक प्रणाली है उसका ये दोनों ही हिस्सा हैं। और ये दोनों ही लॉज, चाहे इंटरनेशनल लॉ चाहे म्युनिसिपल लॉज हो, दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रूप में रिलेशनशिप में हैं। और दोनों के दोनों, चाहे जितने भी लॉज हो, मैं सिर्फ
सिर्फ इसकी ही बात नहीं करूँगी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ इंटरनेशनल लॉ या आपका स्टेट लॉ ही नहीं बल्कि जितने भी लॉज होते हैं वो सब लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए ही बनते हैं इस थ्योरी के हिसाब से। जिसमें से इस थ्योरी का ये कहना है कि जो नेशनल लॉ होता है वो सीधे तौर पर लोगों पर बाइंडिंग हो जाता है, व्यक्तियों पर बाइंडिंग हो जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो राज्य के माध्यम से यानी स्टेट के थ्रू इंडिविजुअल्स पर बाइंडिंग होता है। तो ये थ्योरी का यही मानना है कि जो पूरा का पूरा लॉ होता है वो एक इकाई के रूप में होता है और इसमें जो भी आपके बाइंडिंग लॉ के रूल्स होते हैं वो राज्यों पर भी लागू होते हैं और राज्य में रहने वाले लोगों पर बाइंडिंग होते हैं। इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ दोनों ही एक ही लॉ के दो पार्ट माने गए हैं इस थ्योरी के हिसाब से और पूरी ह्यूमन कम्युनिटी में जो पूरा का पूरा आपका मनुष्य का समुदाय है उस पर किसी ना किसी रूप में ये लागू होते हैं। तो ये कहना है मॉनिज्म की थ्योरी का और ये जो आपका एकत्ववाद है ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ और राज्य विधि को एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित मानता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है डुअलिज्म यानी द्वैतवाद। इसमें ये कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है और जो राज्य विधि है ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यानी कि ये थ्योरी आपकी मॉनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। मॉनिज्म की थ्योरी कह रही थी कि दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो सब ह्यूमन कम्युनिटी की ज़रूरतों के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन डुअलिज्म की थ्योरी कहती है कि दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो इस थ्योरी का ये मानना था कि इंटरनेशनल लॉ और जो आपका स्टेट लॉ है अलग अलग रूप में बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं और इनका अपना अपना अलग अलग लीगल सिस्टम है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका नेशनल लॉ होता है मतलब जो स्टेट लॉ होता है जिसे हम म्युनिसिपल लॉ भी कहते हैं उनको नेशनल कोर्ट के द्वारा ही उनको लागू कराया जाता है ना। उनको आप इन्फोर्स करा सकते हो किससे, नेशनल कोर्ट से। जबकि जो हमारा इंटरनेशनल लॉ होता है उसको लागू किससे कराते हैं हम, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, है ना। जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट है उससे लागू कराते हैं या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रिब्यूनल्स हैं। तो इस थ्योरी को मानने वालों ने यही कंक्लूजन निकाला है कि इंटरनेशनल लॉ और जो नेशनल लॉ है वो दोनों अलग अलग हैं। थ्योरी के अगर हम इसके समर्थकों की बात करें तो इसमें आते हैं आपके ट्रिपल और एंजिलोटी। दोनों को ध्यान रखना है, मॉनिज्म के जो है समर्थक वो अलग थे और डुअलिज्म के अलग थे, इनका मानना अलग है। अगर हम बात करें ट्रिपल की तो ट्रिपल ने इन आधारों पर स्टेट लॉ और इंटरनेशनल लॉ को अलग अलग बताया है। इन्होंने कहा है कि इस आधार पर हम इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ को अलग अलग मान सकते हैं। इसमें पहला आधार है आपका विषय वस्तु संबंधी, यानी कि जो हमारी राज्य विधि है उसका जो विषय होता है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, वो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। इस आधार पर ये दोनों अलग हैं। और जो इंटरनेशनल लॉ का विषय है वो क्या है, ट्रिपल के अकॉर्डिंग स्टेट है। यानी कि जो हमारा स्टेट लॉ बनाया जाता है उसका विषय व्यक्ति होता है, उन्हीं पर वो अप्लाई होता है। और जो हमारा इंटरनेशनल लॉ होता है उसका विषय होता है स्टेट, वो स्टेट पर ही अप्लाई होता है। तो ऐसा कहना है ट्रिपल का। दूसरा डिफरेंस जो इन्होंने बताया है इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ में वो है विधि संबंधी स्रोत के बारे में, कि लॉ के सोर्स को भी अगर हम देखें तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। जैसे अगर हम स्टेट लॉ के सोर्स की बात करें तो उसका सोर्स है राज्य की इच्छा, यानी कि जो स्टेट की विल होती है। जबकि इंटरनेशनल लॉ का जो सोर्स है वो है राज्यों की सामान्य इच्छा, यानी कि जो स्टेट की जो कॉमन कंसेंट होती है। तो दोनों में फ़र्क बताया है। तो सोर्स के आधार पर भी इन्होंने दोनों में अंतर निकाला है, डुअलिज्म की थ्योरी को जो मानते हैं, और विषय वस्तु के आधार पर यानी सब्जेक्ट मैटर के आधार पर। तो इस आधार पर इन्होंने अपने पक्ष में ये कुछ बातें रखी हैं जिससे डुअलिज्म की थ्योरी जो है वो मॉनिज्म थ्योरी से अलग हो जाती है। तो डुअलिज्म और मॉनिज्म दोनों में डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। एक कह रहा है कि दोनों बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ, और डुअलिज्म की थ्योरी कहती है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ के, वो है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, जिसे हम विशिष्ट दत्तक सिद्धांत या विशिष्ट ग्रहणीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ को सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधि के क्षेत्र में लागू ही नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से यहाँ पे इस थ्योरी का कहना है कि आप सीधे तौर पर इंटरनेशनल लॉ को स्टेट लॉ के जो क्षेत्र है उसका जो भी फील्ड है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते।
ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब इसमें दो बातें होंगी। पहला, राज्य विधि के क्षेत्र में उसको ग्रहण कर लिया जाए इंटरनेशनल लॉ को, यानी इंटरनेशनल लॉ को स्वीकार कर लिया जाए या उसको परमिट कर दिया जाए कि वो म्यूनिसिपल लॉ के फील्ड में भी अप्लाई होगा। या फिर दूसरे तरीके से अगर इसको अप्लाई करना है तो तभी किया जा सकता है जब स्टेट लॉ अपनी विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसको स्वीकार करे, उसको परमिट कर दे। ठीक, तो यहाँ पे या तो पहले से उसको ग्रहण कर लिया जाए या फिर स्टेट लॉ ही इस बात की इजाज़त दे दे, इस बात को परमिट कर दे कि इंटरनेशनल लॉ को उसके क्षेत्र में, उसके फील्ड में इसको लागू किया जाए। तो एक तरीके से स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये जो थ्योरी है ये स्पेसिफिक अडॉप्शन की बात करती है। अब इसको अडॉप्ट कब किया जाएगा? जब स्टेट लॉ इस बात की इजाज़त देगा कि इंटरनेशनल लॉ को स्टेट लॉ के फील्ड में अडॉप्ट किया जाएगा। तो सिंपली ये जो थ्योरी है ये भी एक तरीके से दोनों को अलग ही मान रही है और सीधे तौर पर स्टेट लॉ के अंदर जो इंटरनेशनल लॉ है उसको सीधे तौर पर लागू नहीं किया जा सकता इस थ्योरी के हिसाब से। हालांकि इस थ्योरी की भी आलोचना हुई थी और कई आधारों पर इसकी आलोचना की गई है। ठीक, और यहाँ पर इसकी आलोचना इस आधार पर होती है क्योंकि इसने एक ऐसी चीज़ कही है कि इंटरनेशनल लॉ को हम लागू नहीं कर सकते, कब तक? जब तक स्टेट लॉ उसको मान्यता ना दे दे। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि अगर ऐसा है तो फिर हमारे जो इंटरनेशनल जो कस्टमरी रूल्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और ये तो कैसे स्वीकार कर लिए जाते हैं? सिविलाइज्ड स्टेट उनको भी तो स्वीकार करता है, उनको भी तो परमिट करता है। सिविलाइज्ड स्टेट ने बहुत सारे ऐसे लॉ के रूल्स हैं, है ना, जो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है, इस आधार पर इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है जो स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है, क्योंकि ये बोलती है कि सीधे तौर पर इसको स्टेट लॉ के फील्ड में लागू नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है रूपांतरणवाद, या इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी भी कहते हैं। अब इस थ्योरी का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ को स्टेट फील्ड के क्षेत्र में लागू कराने के लिए पहले इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। मतलब इस थ्योरी के हिसाब से अगर आपको इंटरनेशनल लॉ को स्टेट लॉ के फील्ड में लागू कराना है तो उसमें कुछ बदलाव करो, उसके जो भी रूल्स हैं इंटरनेशनल लॉ के वो तभी अप्लाई होंगे जब उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ परिवर्तन होगा। यानी कि इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, बदलाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा, और म्यूनिसिपल लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उन्हीं के हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उसको बदला जाएगा। इस तरह से ये जो थ्योरी है ये डुअलिस्टिक थ्योरी से थोड़ी मिलती जुलती है ना, जो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ को एक दूसरे से अलग बताती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी बेसिकली किस चीज़ पर जोर दे रही है? इंटरनेशनल लॉ के ट्रांसफॉर्मेशन पर, उसके बदलाव पर, और कह रही है कि इसको आप स्टेट लॉ के फील्ड में तभी अप्लाई करोगे जब इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं वो उस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएं, उस तरीके से बदल जाएं जिससे वो स्टेट लॉ के फील्ड में लागू हो सके या अप्लाई हो सके। इंटरनेशनल लॉ के जो लेवल पर जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जो संधियां होती हैं, उनके नियम तभी लागू हो सकते हैं जब इनको चेंज कर दिया जाए। तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, ये थ्योरी यही कह रही है कि इसको हमें चेंज करना है अगर स्टेट लॉ के फील्ड में इसको लागू करना है। बट इस थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ है और इसको भी क्रिटिक्स ने गलत बताया है कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ को स्टेट लॉ के फील्ड में बदलाव ही करे या उसमें बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। ठीक, उनका कहना है कि लॉ मेकिंग बहुत सारी ट्रीटीज़ होती हैं, जो संधियाँ होती हैं, जो लॉ का निर्माण करती हैं, और स्टेट लॉ ऐसा है कि उसको बिना बदलाव के लागू भी कर देता है ना, लागू कर सकता है स्टेट लॉ। तो इसलिए इसकी काफ़ी आलोचना हुई है, क्रिटिक्स ने इस थ्योरी की भी आलोचना की है। इसके बाद नेक्स्ट और सबसे लास्ट थ्योरी आती है डेलीगेशन थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे समर्पणवाद। ये जो थ्योरी है ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के ही आलोचकों के द्वारा पेश की गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो ये कह रही थी कि म्यूनिसिपल लॉ के फील्ड में इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई होने के लिए उसमें कुछ बदलाव, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तभी उसको अप्लाई होना होगा स्टेट लॉ के फील्ड में। लेकिन जो डेलीगेशन थ्योरी है ये इसको पेश किया था इस ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के आलोचकों ने ही। उनका कहना था कि इंटरनेशनल लॉ के संवैधानिक नियम, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होते हैं, उनके द्वारा हर स्टेट को, जिसके पास अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन से उसको ये राइट दिया जाता है हर स्टेट को कि वो खुद ये तय करे, खुद ये निर्धारित करे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो भी इंटरनेशनल आपके जो भी ट्रीटीज़ होती हैं, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, वो स्टेट लॉ के फील्ड में किस तरीके से लागू की जाएगी। तो जब हर स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके पास अपना ये राइट है कि वो खुद ही तय करे
कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को और इंटरनेशनल कन्वेंशंस को कैसे स्टेट लॉ के फील्ड में और कब अप्लाई करना है, तो फिर इसके लिए इंटरनेशनल लॉ में चेंजेस होने क्यों ज़रूरी हैं, क्यों उसका रूपांतरण करना, क्यों उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इस थ्योरी को ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के आलोचकों ने ही पेश किया था, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत को महसूस नहीं करते। वो ये नहीं मानते कि इंटरनेशनल लॉ में बदलाव होना ज़रूरी है अगर उसे स्टेट लॉ के फील्ड में अप्लाई होना है। तो उनका कहना है कि हर स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो उसको ये राइट देता है, जिससे वो तय कर सके स्टेट कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रीटीज़ होती हैं, जो भी कन्वेंशंस होते हैं, उनको कब और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आई होप आज की वीडियोस में हमने जो भी थ्योरीज डिस्कस की हैं इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ या म्यूनिसिपल लॉ के रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आपको समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।